हेलो, दिस इज अमित। एक क्वेश्चंस है जो एस्टेट खासकर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सिंपल से सिंपल भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सम टाइम, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बच्चे काफ़ी रेगुलर है कंप्यूटर साइंस के लिए, उनके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। बट सम टाइम कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मार्क खा जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ऑप्शंस में से दिए हुए उसको एलिमिनेट करना है कि कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो, दो तीन विंडोज तो दो तीन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे हैं जो हम सभी जानते हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स, पर उनके अलावा और भी रहते हैं, जैसे कि डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें से देखें तो विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? एक RDBMS है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डोज भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेट या फिर प्रोसेस स्टेट। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे प्रोसेस स्टेट, बिल्कुल इजी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स उसको हम नहीं बनाएंगे। तो प्रोसेस स्टेट से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस सिंपली, प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशंस। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में कुछ कोड लिख देते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रोग्राम हो जाता है। सिंपली क्या है? इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें प्रोग्राम और प्रोसेस में यही डिफरेंट है कि प्रोग्राम जब तक हमारा मेन मेमोरी में नहीं आया है, यानी कि जब तक हमारा हार्ड डिस्क में है तब तक वो प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या होता है? सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको हम पैसिव एंटिटी भी बोल सकते हैं, यानी पैसिव है, इट मीन्स ये एक्टिव अभी नहीं हुआ है। और जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है? अपने हार्ड डिस्क से उठकर हमारे मेन मेमोरी में आ जाता है। जब भी कोई एग्जीक्यूट होगा, कोई भी प्रोसेस, ये जरूरी है कि वो रैम में ही होगा। और कंप्यूटर जो हमारा CPU होता है, हम अगर कंप्यूटर बोले तो उसको हम CPU बोल सकते हैं। तो CPU के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी है उसके लिए, वो है CPU के लिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU के लिए इसके अलावा और कोई मेमोरी जो कैश हो सकती है, बट जो एक मेमोरी होती है ना, हम जो यूज करते हैं मेनली हार्ड डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर या CPU के लिए ये कोई मेमोरी होती ही नहीं है। कंप्यूटर को नहीं पता कि ऐसी कोई सेकेंडरी स्टोरेज भी अवेलेबल है, वो सिर्फ रैम को एक असिस्ट करती है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोल देते हैं, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। CPU सिर्फ एक ही मेमोरी को जानता है, जो है रैम। जो भी आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, ये मस्ट है कि आपको उसको पिक करके कहाँ पे लेके आना होगा? रैम में। बट प्रोग्राम हमारे कहाँ पर रहते हैं? पैसिव है, प्रोग्राम हमारे रहेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो जैसे ही हम उसको सेटअप करते हैं या फिर उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से उठकर कहाँ पर आ जाता है? रैम में आ जाता है। उसको एक्टिव एंटिटी इसलिए बोलते हैं कि प्रोग्राम को कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के अलावा। वो सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव में है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। बट जब वो प्रोसेस बन जाता है तब उसको क्या चाहिए होगा? सभी टाइप के रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे। जैसे कि रैम चाहिए होगी, रैम यानी मेमोरी चाहिए होगी। इनपुट डिवाइसेस के लिए भी उसको कमांड चाहिए होगी कि यानी यूजर उससे कुछ कमांड दे, वो वेट कर रहा है। ओके, उसको आउटपुट डिवाइस रिसोर्स भी चाहिए होगा। हो सकता है कि वो प्रोसेस कोई प्रिंटर का यूज कर रहे हैं तो उसको वो भी रिसोर्स चाहिए होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, जब प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है तब उसको बहुत से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बट प्रोग्राम ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मैं फिर वन लाइन कंक्लूड क्या कहता हूँ, प्रोसेस कुछ भी नहीं है बट ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को हम पैसिव एंटिटी बोल देते हैं एंड प्रोसेस को हम एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी इसलिए क्योंकि इसको बहुत से रिसोर्सेज टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आ जाती है बात स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट यानी कि सिचुएशंस। अब जैसे ह्यूमन लाइफ है, वो सबसे पहले क्या होता है? एक इन्फेंट होता है तो उसकी वो स्टेट होती है, फिर वो अडल्ट हो जाता है, वो उसकी स्टेट होती है, फिर वो अडल्ट के बाद फिर क्या हो जाता है? थोड़ा ओल्ड एज हो जाता है, वो भी उसकी स्टेट होती है। जैसे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट इज अ स्टेट, फिर आप वर्कर बन जाते हो, फिर आप रिटायर हो जाते हो। तो ये सब कुछ स्टेट्स होती है, यानी कि आपकी पोजीशंस क्या है। उसी तरह से प्रोसेस भी कुछ स्टेट्स होती हैं।
तो प्रोसेस की हम स्टेट्स देखें तो टोटली हमारे पास 7 स्टेट्स हैं। इसको हम बिल्कुल ही एक आराम तरीके से करेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की हम रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। बिल्कुल हम एग्जाम्पल तरीके से करेंगे। सबसे पहले स्टेट आती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट यानी कि कोई प्रोग्राम वो प्रोसेस बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई प्रोग्राम था जो हार्ड डिस्क ड्राइव में था, उसको हमने प्रोसेस क्रिएट कर दी है। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो अपने आप क्रिएट हो जाती है, जैसे बैकग्राउंड है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता रहता है बैकग्राउंड सर्विसेज को, जो जरूरी है कंप्यूटर को एक स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। और कुछ होती है यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर अपने चाहे तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो किस स्टेट में आ जाता है? न्यू स्टेट में। न्यू स्टेट यानी कि कोई प्रोग्राम बिल्कुल अभी प्रोसेस बन चुका है, तो यानी कि वो नई प्रोसेस आ चुकी है। अब प्रोसेस का एक ही मतलब होता है, प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल होता है उसका एक ही मकसद, एक ही पर्पज होता है कि मुझे सीपीयू के पास जाकर एग्जीक्यूट होना है और कंप्लीट होना है, दैट्स ऑल। उसको सिर्फ एक ही चीज़ है। तो वो कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास। इसको हम बोल देते हैं रनिंग स्टेट, यानी कि प्रोसेस हमारी रन कब मानी जाएगी? जब उसको एक्चुअली में सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा। रनिंग स्टेट या सीपीयू स्टेट, यानी एक प्रोसेस, उसने एक प्रोग्राम जस्ट प्रोसेस बना, वो कहाँ जाएगा? रनिंग में। सिंपल, उसको सीपीयू ही चाहिए, बस उसका एक ही मकसद है लाइफ का कि मुझे एक सीपीयू से ही एग्जीक्यूट होना है। बट देखो, ये तो एक हमारा जनरल केस हो गया। अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में बात करें ना, तो ऐसा डायरेक्टली होता नहीं है कि न्यू से डायरेक्टली वो रनिंग में चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम या आप भी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहोगा, करोगे, तो पहला आपका आइडिया या पहला आपका मोटिव यही होगा कि हमें इस सीपीयू से 100% काम लेना है, 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए सीपीयू का। तो इसका मतलब है कि जब ये प्रोसेस आई तो सीपीयू आइडल नहीं होगा। 99.9% चांसेस रहते हैं कि वो आइडल नहीं रहता। तो उसका मतलब क्या है? वहाँ पर पहले से ही कोई प्रोसेस रन कर रही है। और मैंने कहा कि यूनि प्रोसेसर सिस्टम में एक प्रोसेसर एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस ले सकता है। तो वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकती प्रोसेस उसके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है। ये नहीं है कि वो उस प्रोसेस को छोड़ के सिर्फ इस प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करे। वो भी सिनेरियो होता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करेगा? वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में रुक जाता है, जो स्टेट क्या होती है? रेडी। और रेडी से फिर कहाँ चला जाता है? रनिंग में। देखो, इसका बिल्कुल एक एग्जांपल अगर देखें तो हम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं, पेशेंट्स और डॉक्टर का। मान लीजिए आप एक हेल्दी पर्सन हो, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। आप बीमार हो जाते हो, भगवान करे ऐसा ना हो, बट आप बीमार हो जाते हो। मान लीजिए मैं बीमार हो जाता हूँ, तो यानी कि मैं अभी अभी पेशेंट बन चुका हूँ। इसका मतलब मैं न्यू पेशेंट हूँ, मैं न्यू स्टेट में हूँ। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है? अगर मैं पेशेंट हो गया तो मेरा एक ही मकसद है कि मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करना है, क्योर करना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? डायरेक्ट डॉक्टर के पास अप्रोच करूँगा। इस केस में यहाँ पर सीपीयू है। अब हम भी तो यही देखते हैं ना कि डॉक्टर तो हमें जाकर एकदम से मिल नहीं जाता, तो हमें ओपीडी स्लिप लेनी पड़ती है, हमें वेट भी करना पड़ता है, उसके बाद जाकर कहीं नंबर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो अपना काम प्रोसेस में कर रहे हैं। तो यही बात होती है, मैं पेशेंट बन चुका हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ऑलरेडी किसी पेशेंट को चेक कर रहा है, तो मैं कहाँ रुक जाता हूँ? रेडी क्यू। एक क्यू होती है ना, उसमें मैं रुक जाता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं क्यूज। अब यहाँ से क्या होगा? अगला स्टेट क्या है? रनिंग। अब मैं अपनी बारी का, अपनी टर्म का मैं वेट करूँगा कि कब मुझे सीपीयू को, कब मेरे लिए सीपीयू टाइम निकाले, या कब मुझे डॉक्टर केबिन में बुलाए। ओके, यहाँ पर प्रोसेस 1 बाय 1 करते चली आ रही है और मेरा नंबर यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ? रनिंग स्टेट में आ गया, रन करके फिर क्या हो जाता हूँ? एग्जिट कर जाता हूँ, और उसको बोलते हैं टर्मिनेट। सिंपल। न्यू कोई प्रोसेस रन किया, सीपीयू के पास जाना चाहती है, बट सीपीयू ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है, तो वो क्यू बना देता है। ये रेडी क्यू, वो यहाँ पर प्रोसेस रहेंगी जो तैयार हो चुकी है प्रोसेस, उनको सिर्फ सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? रेडी क्यू। उसके बाद सीपीयू में आ जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, रियली एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगी, और सब कुछ नॉर्मल रहा तो नॉर्मली वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल फ्लो है किसी भी प्रोसेस के लिए, बट फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं होता है। और क्या हो जाता है? देखो, कई बार क्या, जैसे डेंगू का सीजन आ जाता है, हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो जाते हैं, तब क्या करते हो?
आप जो रेडी क्यू देखते हो हॉस्पिटल में वो भी ओवरफ्लो हो जाती है। फिर वहां पर क्या करोगे आप हॉस्पिटल के बाहर निकल जाते हो, यानी कि हम वेट कर लेते हैं जब तक कि लाइन कोई खत्म ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी। तो ऐसा क्यों है कि ये फुल क्यों हो जा रही है? क्योंकि रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट हमारी मेन मेमोरी में होती है। तो हम मेन मेमोरी का कुछ ही पार्ट रखते हैं रेडी क्यू के लिए। अब ऐसे तो प्रोसेस आते रहेंगे, उसको हम रेडी क्यू में रखते रहेंगे नहीं। हमने कहा कि हम मेन मेमोरी में सिर्फ 10 प्रोसेस ही रखेंगे। अगर 10 से बाहर कोई आ जाती है तो उनको हम किसी दूसरी रेडी क्यू में रखेंगे जो हमारी मेन मेमोरी में नहीं होगी, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होगी। सिंपल है। और जब भी ये रेडी को यहाँ से कोई खाली हुई तो क्या करेगी, सस्पेंडेड रेडी से वापस प्रोसेस आ जाएगी। जैसे आप पेशेंट हो, आपने देखा कि लाइन तो भाई हॉस्पिटल में लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई, तो आप क्या करते हो, आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हो क्योंकि हॉस्पिटल में पहले से जगह नहीं है। आप वेट करते हो, अगर वो लाइन में कुछ बच्चे या कुछ पेशेंट्स चले गए हैं तो मैं वापस हॉस्पिटल से बाहर से अंदर आ जाता हूँ और फिर मैं कहाँ चला जाता हूँ, रनिंग स्टेट में। अब देखो कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो बहुत ही एक 50% चांस होते हैं कि उसको डायरेक्टली रनिंग हुआ और टर्मिनेट हुआ। बट कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो किसी चीज़ के लिए वेट करती है। अब वेट क्या कर सकती है, वो किसी यूज़र इनपुट के लिए भी वेट कर सकती है। जैसे कि कई बार मैसेज आता है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जब तक यूज़र उसको की प्रेस नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। बट प्रोसेस तो वो कुछ कर ही नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही है, सीपीयू का टाइम खराब कर रही है। और हमारा क्या मकसद था कि सीपीयू का 100% यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू क्या कहेगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे लिए वेट करूं। आप जैसे कि पेशेंट है, उसने कहा कि यस मे भी टाइफाइड हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो ये थोड़ी है कि जब तक वो ब्लड टेस्ट करवा के आएगा तब तक डॉक्टर खाली नहीं बैठा रहेगा। डॉक्टर क्या करेगा, ठीक है आप ये रिपोर्ट लीजिए, आप टेस्ट करवाइए और फिर आइए। तो यानी कि अगर कोई प्रोसेस किसी चीज़ का वेट कर रही है तो वो कहाँ चली जाएगी, वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। अब वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो जब तक उसको रिसोर्स वगैरह नहीं मिल जाते, जब तक उसको यूजर इनपुट नहीं मिल जाती, या जो भी किसी भी जैसे कोई क्या पता हो वो प्रिंटर का वेट कर रही हो, प्रिंटर ऑलरेडी किसी प्रोसेस में बिजी हो तो वेट कर रही है, तो सीपीयू आइडल नहीं रहेगा उसके लिए। सीपीयू कहेगा आप वेट कीजिए बाहर जाके, यहाँ पर वेट मत कीजिए, मुझे और भी प्रोसेस को देखना है। तो यहाँ पर वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इसका वेटिंग खत्म हुआ, जो उसको रिसोर्स चाहिए था वो मिल गया, तो डायरेक्टली ये डॉक्टर के कैबिन में नहीं घुस जाएगी, डायरेक्टली ये सीपीयू में नहीं जाएगी। इसको कहाँ आना पड़ेगा, कायदे से रेडी क्यू में वापस आना पड़ेगा। ये बात ध्यान देने वाली है, वेटिंग से डायरेक्टली रनिंग में नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ होती है बट जनरली ऐसा नहीं होता है। वो कहाँ जाएगी, फिर से रेडी क्यू में लगेगी और फिर से यहाँ पर 1 by 1 उसको सीपीयू या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब देखो हो सकता है कि देखो वेटिंग स्टेट मैंने कहा था, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ये दोनों मेन मेमोरी में होती है। हमारी जो वेटिंग स्टेट है ये भी कहाँ पर होती है, मेन मेमोरी में होती है। तो मेन मेमोरी में भी हमने कुछ पार्ट ऑफ सेगमेंट रखा है कि यस इस सेगमेंट में सिर्फ 10 प्रोसेस ही वेट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम मेन मेमोरी का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि मेन मेमोरी ना हमारी बहुत ही एक स्मॉल मेमोरी होती है, इसको हमें बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो हम उसको वैसे ही नहीं कर सकते, 10 प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या कहेंगे कि आप बाहर वेट कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सस्पेंडेड वेट। ठीक है, क्योंकि वेटिंग, रनिंग और रेडी ये हमारी मेन मेमोरी में होती है। अगर ये ओवरफ्लो हो रही है तो उनको हम कहाँ भेज देते हैं, हार्ड डिस्क में। उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड वेटिंग और यहाँ पर हम बोलते हैं सस्पेंडेड रेडी। सिंपल है बिल्कुल भी। अगर यहाँ वेटिंग 10 से ज़्यादा हो रही है और तो 11वां जो प्रोसेस है वो सस्पेंडेड वेटिंग में आ जाएगा। सस्पेंडिंग वेटिंग में फिर वापस कब आएगा, अगर यहाँ पे कोई जगह बच गई तो वापस वेटिंग में। वेटिंग से कहाँ पर जाएगा, वो सीधा रेडी क्यू में। अब शेड्यूलर की बात कर लेते हैं, या फिर हम देखें तो ये टोटली 7 स्टेट हो चुकी है, न्यू स्टेट, रेडी, रनिंग और टर्मिनेट। प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है जो प्रोसेस बन चुका है और वो सीपीयू के पास जाना चाहता है बट सीपीयू अभी बिजी है, तो वो कहाँ वेट करेगा, रेडी क्यू में। जैसे ही सीपीयू अपना काम खत्म कर लेता है तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एल्गोरिदम्स रहती हैं, कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर जैसे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, हम लाइन में लगे रहते हैं तो 1 by 1 जाते हैं। बट सम टाइम केसेस होते हैं कि कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तब वहाँ पर हम क्यू फॉलो नहीं करते, तब प्रायोरिटी बेस होता है कि यस इसको ज़्यादा जरूरत है डॉक्टर की, इसको लेकर जाओ। तो और भी बहुत से शेड्यूलर होते हैं यहाँ पर। तो रनिंग में आ जाता है, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो कोई क्या कर रही है, वेटिंग कर रही है,
तो वेटिंग कर रही है तो यहाँ पर CPU आइडल नहीं रहेगा, उसको वेटिंग स्टेट में भेज देगा। यहाँ पे अगर ओवरफ्लो हो गया तो उसको सस्पेंडेड वेटिंग में भेज देगा। और यहाँ से वापस रनिंग में नहीं जा सकता, वो कहाँ जाएगा, रेडी में। फिर रेडी से कहाँ पर जाएगा, रनिंग में। तो ये 7 स्टेट थी। अब बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ से ये पिकअप होकर रेडी क्यू में आ रही है, रेडी से पिकअप होकर रनिंग में आ रही है, रनिंग में टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ वेटिंग से वापस फिर रेडी में आ रही है। तो एक पियन रहता है बाहर, डॉक्टर का जो केबिन होता है उसके बाहर पियन रहता है, वो ये चेक करता है कि सब कुछ लाइन से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो केओस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे क्या रहते हैं, शेड्यूलर रहते हैं। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है, यानी कि लिस्ट वाइज या फिर नंबर वाइज प्रोसेस को एंट्री करने के लिए अलाउ करता है। सो जो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर आएगा उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। उसका क्या काम होता है, वो प्रोग्राम या प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब ये जो तीनों मेन मेमोरी के अंदर स्टेट है, इनके अंदर कौन काम करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा कि कौन सी प्रोसेस कहाँ जाएगी, रनिंग स्टेट में जाएगी, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होगा। और यहाँ पर जो हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के अंदर इंटरेक्ट करवा रहा है, देखो मैंने कहा था ये हमारी मेन मेमोरी में है, ये हमारी मेन मेमोरी में है, तो यहाँ पर भी तो कुछ शेड्यूलर चाहिए होगा कि कौन सी वेटिंग लिस्ट सस्पेंडेड में जाएगी, कौन सी प्रोसेस सस्पेंडिंग में जाएगी और कौन सी प्रोसेस रेडी से सस्पेंडेड रेडी में जाएगी। तो वहाँ पर कौन काम करता है, हमारा मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। तो मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क मेमोरी में लेकर जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, 3 शेड्यूलर ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म। लॉन्ग टर्म क्या करता है, सिर्फ इसका यही काम है कि नई प्रोसेस को रेडी क्यू में लेके आना, बस उसका यही काम है। मिड टर्म क्या करता है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में, और वो कहाँ पर आएंगी, हमारी वेटिंग में। अगर ये हमारी फुल हो गई है तो मिड टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस रेडी से सस्पेंडेड रेडी में जाएगी। अगर यहाँ पर भी वेटिंग फुल हो गई है तो मिड टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस वेटिंग से सस्पेंडेड वेटिंग में जाएगी। ओके, तो 3 हमारे हो गए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और 7 स्टेट है हमारी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने किया है इसको। अब शेड्यूलर के बारे में थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। मिड टर्म शेड्यूलर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा ना, मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि ये हमारी मान लीजिए कि हार्ड डिस्क है और ये हमारी मेन मेमोरी है, ये हमारी है मेन मेमोरी और ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, अगर कोई मेन मेमोरी में अगर ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो वो क्या करेगा, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मिड टर्म शेड्यूलर हार्ड डिस्क से या मेन मेमोरी में या फिर मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में प्लेस करता है। अगर उसको वापस चाहिए होगा तो मिड टर्म शेड्यूलर ही क्या करेगा, उसको मेन मेमोरी वापस लेके आएगा। तो इसको बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। अगर मेन मेमोरी से डेटा हार्ड डिस्क में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट करना, स्वैप आउट। अगर हार्ड डिस्क से डेटा वापस मेन मेमोरी में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप इन। तो ये आपको ध्यान रखना टर्म्स। और एस्टेट के एग्जाम में देखो छोटा सा क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजें छोड़ देंगे, नहीं, आपको देखो डीप डाउन में भी पढ़ना पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स है वो भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि मेन मेमोरी हमारी क्या है, उसमें ऑप्शन होंगे वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना तो उसका मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील बोलते हैं। अब ये चेंज ऐसा क्यों होता है, देखो जब तक पावर है ना मेन मेमोरी में तब तक ही हमारा डेटा स्टोर रहता है, उसके बाद जैसे ही पावर गई वैसे हमारा डेटा चेंज हो गया, यानी कि 0 हो गया। बट हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क हमारा किस पर काम करता है, मैग्नेटिक पर। मैग्नेटिक इतना इजीली वहाँ पे इरेज नहीं होता है, उसको इलेक्ट्रिकली ही हमें इरेज करना पड़ता है, बट वहाँ पर हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। और जब भी यानी कि पहले यूपीएस आते थे ना, अब तो लैपटॉप आने शुरू हो गए,
पहले यूपीएस आते थे। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये कुछ पावर बैकअप होता था 5 या 10 मिनट का। अगर पहले डेस्कटॉप हम यूज़ करते थे, मोस्टली आज भी करते हैं, अगर लाइट चली जाए तो कुछ हम काम कर रहे हैं तो वो सेव नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेमोरी में है, हमारी मेन मेमोरी में सेव नहीं हो पाता है। तो यूपीएस हमें अलाउ करता है 5 से 10 मिनट के लिए कि आप अपना जो भी है सेव कर लो, अदरवाइज आपका डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है। और एक हाइबरनेट के नाम से भी आता है, हाइबरनेट ऑप्शन होता है, पावर ऑफ, रिस्टार्ट। पावर ऑफ तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल ही पावर ऑफ हो जाता है और जब उसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। रिस्टार्ट भी ऐसे ही होता है। हाइबरनेट क्या करता है, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको टाइम नहीं है, बहुत इमरजेंसी है, कहीं जा रहे हो, तो आपको 10 प्रोग्राम अपने बैकग्राउंड में ओपन किए हुए हैं, आप उसको सेव करने का आपके पास टाइम नहीं, तो आप हाइबरनेट कर सकते हो। हाइबरनेट क्या होता है, जो भी आपका रैम है, रैम की जो उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी एक रेप्लिकेट या एक कॉपी हार्ड डिस्क में सेव कर लेगा। जब भी आप दोबारा उसको पावर ऑन करोगे, तब आपका जैसे आपने नोटपैड ओपन किया हुआ था, उसमें कुछ लिख रहे हो, तो वो वहां पर आपको वहीं का वहीं सेव का सेव मिलेगा। ठीक है। तो हाइबरनेट ऑप्शन इसलिए होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइबरनेट, शटडाउन, रिस्टार्टिंग में क्या डिफरेंट है। तो यही था भाई, हमने आज स्टेट्स पढ़ी है और मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स, और एक दो हमने टर्म्स थोड़ा देखा है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।